हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रमा नेगी। आज हम बात करेंगे आपकी बुक के चैप्टर सोशल जस्टिस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है इन विच वे कैन जस्टिस बी सिक्योर्ड, या किस प्रकार न्याय को सुरक्षित बनाया जा सकता है। इसमें हम डिफरेंट पॉइंट्स के तहत चर्चा करेंगे और सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे जस्टिस को सिक्योर कर सकते हैं, न्याय की सुरक्षा कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे किस प्रकार न्याय को सुरक्षित बनाया जा सकता है। इन विच वे कैन जस्टिस बी सिक्योर्ड। बच्चों, न्यायिक व्यवस्था व्यवस्थित समाज में शांति में जीवन बिताने के लिए अनिवार्य है। दैट द जुडिशियल सिस्टम इज कंपल्सरी फॉर अ पीसफुल लाइफ। इसलिए न्यायिक व्यवस्था को सुरक्षित बनाए रखना आवश्यक है। न्याय को कुछ व्यवस्थाओं द्वारा सुरक्षित बनाया जा सकता है। वो व्यवस्थाएं क्या हो सकती हैं, उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जो पहली व्यवस्था है वो है लोकतंत्रीय शासन प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम। लोकतंत्र ही एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन समझा जाता है। न्याय की प्राप्ति और उसे सुरक्षित बनाना लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ही संभव है। लोकतंत्र को जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन माना जाता है। राजतंत्र मीन्स मोनार्की, कुलीन तंत्र अरिस्टोक्रेसी या अधिनायक तंत्र डिक्टेटरशिप से न्याय की धारणा का कोई संबंध ही नहीं है। न्याय मुख्यतः लोगों के राजनीतिक अधिकारों की व्यवस्था और राज्यों के कामों में लोगों की राजनीतिक भागीदारी से संबंधित है। जस्टिस किससे रिलेटेड है? जस्टिस किसकी बात करता है? द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द स्टेट। अब प्रजातंत्रीय जो प्रणाली है उसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रणाली में ना तो राजनीतिक अधिकारों का और ना ही राजनीतिक भागीदारी का कोई व्यवहारिक अर्थ होता है। अन्य प्रणालियों में राजनीतिक शक्ति शाही वंश, कुलीन पुरुष या अधिनायक के हाथ में होती है। ऐसी अवस्था में राजनीतिक न्याय का अस्तित्व व सुरक्षा असंभव है। इसलिए न्याय की सुरक्षा के लिए लोकतंत्रीय शासनीय प्रणाली को ही उत्तरदायी और बेहतर माना जाता है। तो दूसरा जो पॉइंट आता है, दूसरी जो चीज है वो है शक्तियों का पृथक्करण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। न्याय को सुरक्षित बनाने की दूसरी व्यवस्था शासन की शक्तियों का पृथक्करण किया जाना है। यदि शासन की समस्त शक्तियां एक ही हाथों में केंद्रित रहती हैं तो क्या होता है, वहां पर न्याय की आशा नहीं की जा सकती। न्याय की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि शासन की शक्तियां किसी एक वर्ग या संस्था के हाथों में केंद्रित न होकर अलग अलग अंगों में विभाजित होनी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है वो है आपके पास रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। न्याय की धारणा कानून के शासन में भी सुरक्षित रह सकती है। कानून के शासन का मतलब क्या है? कानून के शासन से हमारा अभिप्राय कानून की सर्वोच्चता। कोई भी व्यक्ति कानून की दृष्टि से छोटा या बड़ा अथवा ऊंच या नीच नहीं है। जिस व्यवस्था में कानून का शासन पाया जाता है वहां पर न्याय सुरक्षित रह सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कानून के नियमों की अवहेलना करता है तो उसे बिना किसी भेदभाव के दंड दिया जा सकता है, और यदि किसी ने कानून की अवहेलना नहीं की है तो उसे दंड भी नहीं दिया जा सकता। चलिए, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो क्या है? स्वतंत्रता न्याय की प्रथम शर्त है। लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ जस्टिस। स्वतंत्रता को मनुष्यों का जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है। किसी व्यक्ति को दास बनाना या किसी राष्ट्र को अपनी दासता का शिकार बनाना अनुचित समझा जाता है। विश्व के इतिहास में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक संघर्ष एवं संग्राम हुए हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए किए गए संघर्षों का मानव ने हमेशा समर्थन किया है। मतलब ह्यूमैनिटी ऑलवेज सपोर्टेड द स्ट्रगल फॉर द लिबर्टी। ऐसा केवल इसलिए हुआ, स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक राष्ट्र का न्यायपूर्ण अधिकार है। इट इज अ जस्टिशिएबल राइट ऑफ एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल इन एवरी कंट्री। मनुष्यों का विवेक और मनुष्यों का तर्क व्यक्ति के इस अधिकार को पूर्ण मान्यता देता है।
जहाँ मानवीय तर्क व्यक्ति की स्वतंत्रता को न्यायपूर्ण मानता है, वहाँ व्यक्ति को किसी भी रूप में बंदी या दास बनाने का विरोध करता है। न्याय वहाँ होगा जहाँ स्वतंत्रता होगी, क्योंकि स्वतंत्रता का अस्तित्व न्याय की प्रथम शर्त है। इट इज़ द फर्स्ट कंडीशन टू प्रोटेक्ट द जस्टिस इफ पर्सन इज फ्री। लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द जस्टिस। नेक्स्ट आता है आपके पास पीरियोडिकल इलेक्शंस, नियतकालीन चुनाव। न्याय का कोई महत्व तभी हो सकता है यदि लोगों को समय समय पर सरकार की नीतियों और देश की समस्याओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता रहे। अब देखिए, अपने विचार प्रकट करने का अवसर कैसा है, जैसे इस उद्देश्यों के लिए क्या करना पड़ेगा। इस उद्देश्यों के लिए कुछ समय के पश्चात साधारण चुनावों का प्रबंध किया जाना आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं। अगर वो ना होते हों और इलेक्शन 5 साल के बाद डिसाइड ना किए जाते हों तो क्या होता है कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जो अथॉरिटी में है, जिसके पास अथॉरिटी है, जो पावर में है, उसके डिक्टेटरशिप में बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए उसे बार बार हमारे यहाँ क्या दुनिया में बहुत सारे डेमोक्रेटिक सिस्टम और अदर सिस्टम्स में क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इलेक्शन करवाए जाते हैं, पीरियोडिकल इलेक्शंस होते हैं। यदि काफ़ी लंबे समय तक चुनाव न करवाए जाएं तो न्याय की प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। चुनावों द्वारा ही लोग अपनी विचारधारा प्रकट करते हैं और चुनाव के माध्यम से ही लोगों को राजनीतिक पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। नियतकालीन जो चुनाव होते हैं उनके कारण ही लोग अपनी इच्छा को स्वतंत्रतापूर्वक प्रकट करने का अवसर प्राप्त करते हैं। जैसे किसी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया हो तो लोग उसको जन इच्छा जाहिर करके वोट डाल करके दोबारा से चुन करके लाते हैं, और यदि लोगों को किसी सरकार का काम पसंद ना आए तो वो उनको उनके पद से हटा सकती है अपना वोट किसी और पार्टी के हक में दे करके। तो इस प्रकार जो पीरियोडिकल इलेक्शंस है, इट इज़ ऑल्सो कंडीशन टू सिक्योर द जस्टिस। अगली जो चीज़ आपके पास आती है वो आती है जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, धन का न्यायोचित वितरण। कि पैसा यदि कुछ एक ही लोगों के पास होगा और कुछ एक लोगों के पास ज़रूरत के सामान के लिए भी पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, मनी के अच्छे से सर्कुलेट नहीं होने की वजह से गरीब गरीब होता चला जाएगा और अमीर अमीर होता चला जाएगा। यदि धन कुछ एक व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित रहेगा तो साधारण व्यक्ति अपने जीवन की जरूरी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए धन का अनुभव करेंगे, धन का अभाव अनुभव करेंगे। दे विल फील, मतलब उनको लगेगा कि उनकी जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो हम कैसे कह सकेंगे कि आर्थिक न्याय की प्राप्ति हो रही है? तो क्या होगा, आर्थिक न्याय की प्राप्ति ऐसे करना से संभव नहीं हो सकेगी। और आर्थिक न्याय की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि धन का उचित वितरण किया जाए। और धन का उचित वितरण कैसे होगा? थोड़े से व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार स्थापित नहीं होने देना चाहिए। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके ऊपर कुछ एक लोगों की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण भी किया जा सकता है, उनका नेशनलाइजेशन भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट उनको नेशनलाइज्ड भी कर सकती है। तो बच्चों, क्या होता है धन का उचित वितरण किस प्रकार हो सकता है? धन का उचित वितरण इस प्रकार हो सकता है कि लोगों में पैसा जो है वो सही तरीके से सर्कुलेट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मनी की कुछ एक लोगों के हाथ में इकट्ठी हो जाए और बाकी लोगों को उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त करने के लिए भी उनके पास धन ना हो। तो इसलिए जो उत्पादन के साधन हैं उन पर उनका उचित वितरण होना चाहिए, उनके ऊपर सरकार का भी कुछ कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि पूंजीपतियों के हाथ में ही पूरी पावर हो और गरीब लोग जो है वो पिसते रहें। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो आता है समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति विशेष ध्यान। समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति विशेष ध्यान, स्पेशल अटेंशन टूवर्ड्स द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। समाज का एक बड़ा भाग आर्थिक पक्ष से हमेशा कमज़ोर होता है। जरूरी नहीं है कि किसी देश के सारे ही लोग जो है वो इकोनॉमिकली भी साउंड हो। तो क्या होता है कि समाज का एक बड़ा भाग जो है वो आर्थिक पक्ष से कमज़ोर होता है और न्याय की प्राप्ति तभी होगी यदि सरकार द्वारा समाज के निर्बल लोगों के प्रति विशेष ध्यान दे। हमने बात की है संरक्षित भेदभाव की इससे पहले वाले टॉपिक में। तो संरक्षित भेदभाव क्यों किया गया है? ताकि सबको इकोनॉमिक जस्टिस भी
प्राप्त हो सके। न्याय की प्राप्ति तभी होगी यदि सरकार उनके लिए कोई नियम बनाएगी, उनके लिए कोई सुविधाएं प्रदान करेगी जो समाज के कमज़ोर वर्ग है। इस उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को ऐसी विशेष योजनाएं बनाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जिसके द्वारा इन कमज़ोर वर्गों का सर्वमुखी विकास हो सके, ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके हैं और समाज में ये लोग अपने से उच्च वर्गों के एट पार आ सके, उनके मुकाबले में विकसित हो सके। समाज के जो कमज़ोर वर्गों के संरक्षित भेदभाव की व्यवस्था करते हैं, जो देश अपने संविधान में कमज़ोर वर्गों के लिए संरक्षित भेदभाव की जो व्यवस्था करते हैं, उससे हम इस स्थिति से निपट सकते हैं। तो समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति जब सरकार विशेष ध्यान देगी तो इसका मतलब क्या है, वो अपने देश के नागरिकों के साथ न्याय कर रही है, और अपने देश के नागरिकों के साथ न्याय कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी व्यवस्था में न्याय सुरक्षित होगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका बच्चों, वो है दक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो एफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो क्या है, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। न्याय को विश्वसनीय बनाने वाली सभी व्यवस्थाएं व्यर्थ सिद्ध होंगी यदि स्वतंत्र एवं दक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं है। हमने जो अभी तक बात की, यदि हम इन सब बातों के बारे में जितनी मर्जी चर्चा कर ले, जो भी बात कर ले, लेकिन यदि हमारी जुडिशरी क्या नहीं होगी, इंडिपेंडेंट नहीं होगी, एफिशिएंट नहीं होगी, तो जब जुडिशरी अपने आप में ही इंडिपेंडेंट नहीं है और किसी के दबाव में आकर के काम कर रही है, न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर के फैसले दे रही है, किसी के दबाव में आकर के काम कर रही है, तो हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं और न्याय सुरक्षित कैसे रह सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र तभी होगी यदि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उन्हें पदच्युत करने का कार्य किसी एक व्यक्ति या किसी एक निरंकुश संस्था के हाथ में ना हो। जब जजेस को अपॉइंट किया जाए तो जजेस को अपॉइंट करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाए कि जजेस को अपॉइंट करने के समय में इस बात का ध्यान रखा जाए कि उनकी अपॉइंटमेंट जो अथॉरिटी है वो कोई एक एब्सोल्यूट पावर ना हो उसको अपॉइंट करने वाली, या कुछ एक लोग या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ही ना हो जिसके पास पूरी पावर हो उसको अपॉइंट करने के लिए, बल्कि एक न्यायाधीश को जब नियुक्ति दी जाए तो योग्यता को ही सर्वोपरि रखा जाए, उसकी क्वालिफिकेशन को, उसकी काबिलियत को सामने रखा जाए और केवल योग्य और निष्पक्ष तथा निडर न्यायाधीश ही जो है वो अपॉइंट किए जाएं, क्योंकि योग्य और निष्पक्ष तथा निडर न्यायाधीश ही न्याय प्रदान कर सकते हैं। और इसके साथ ही न्याय प्रणाली क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए, ताकि सभी लोग न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालयों में जा सके। अब देखिए, न्याय प्रणाली सस्ती होनी चाहिए मतलब कि गरीब लोग जो होते हैं वो भी न्याय प्राप्त कर सके, वो भी न्यायालयों की शरण में जा सके और वहाँ पर जा कर के अपनी बात कह सके, अपनी जो उनको तकलीफ है, जो उनको प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस चीज़ से वो वंचित है, वो उनको प्राप्त हो सके। और ऐसा कब हो सकता है, यदि न्यायिक प्रणाली सस्ती होगी। यदि न्यायिक प्रक्रिया सस्ती नहीं होगी तो सभी लोग जो है वो न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि न्याय की व्यवस्था बड़ी ही कठोर है, न्यायिक व्यवस्था वो थोड़ी लचीली होनी चाहिए ताकि जो गरीब और निर्बल लोग हैं वो भी न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालयों की शरण में जा सके। और एक और चीज़ कि जो न्यायिक प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय प्राप्त हो सके। उसकी जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो लंबे लंबे समय तक चलते रहते हैं और उनके जो फैसले हैं वो कई कई सालों तक नहीं आते। तो इस प्रकार ये लंबित भी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से लोगों को न्याय प्राप्त होना चाहिए। और यदि हम ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे तो ही हम सोच सकते हैं और कह सकते हैं कि न्याय सुरक्षित रह सकता है। बच्चों, सभी साधनों द्वारा हम न्याय की सुरक्षा कर सकते हैं। जिन साधनों की हमने चर्चा की है, ये सभी साधन न्याय को सुरक्षित बनाने में हमारी मदद करते हैं। यदि इन सिद्धांतों को ना अपनाया जाए तो न्याय की सुरक्षा करना संभव नहीं हो सकता और ना ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता विद्यमान रह सकती है। तो इस तरह आपका ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि हम न्याय को किस प्रकार सुरक्षित बना सकते हैं। इससे संबंधित आपसे बोर्ड में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको जो है वो ये अच्छी तरह से समझना है। यदि आपको समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इससे संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। इसके साथ एक्सरसाइज दी जाएगी जो आपको करनी होगी।